नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना टीके के परिवहन को सुरक्षित और आसान बनाने वाले पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेशन उपकरण की। बताएंगे कैसे फसलों को रोग से बचाने में किसानों की मदद करेगा IIT मंडी का कंप्यूटेशनल मॉडल। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। भारतीय स्टार्टअप ने विकसित किया पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेशन उपकरण। कोरोना टीके को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है DBT समर्थित ये तकनीक। कंप्यूटेशनल मॉडल से होगी आलू में लगने वाले झुलसा रोग की त्वरित पहचान। छोटे किसानों के लिए भी मददगार होगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं की ये खोज। रक्षा और उद्योग अनुप्रयोगों को मजबूती दे रही है डेटोनेशन स्प्रे कोटिंग तकनीक। स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर चुके ARCI हैदराबाद ने देश को विभिन्न क्षेत्रों में बनाया है आत्मनिर्भर। और इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए अब रक्षा प्रौद्योगिकियों में MTech की शुरुआत। DRDO और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से जल्द देश के संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा ये पाठ्यक्रम। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत सरकार विश्व का सबसे व्यापक टीकाकरण अभियान चला रही है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जरूरी है देश के हर क्षेत्र तक टीके की पहुंच। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित स्टार्टअप कंपनी ने अब एक पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेशन डिवाइस विकसित की है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक आसानी से टीका पहुंचाया जा सकता है। क्या है ये डिवाइस और कैसे काम करती है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में सबसे अहम है टीकाकरण। भारत सरकार ने भी एक अभियान के तौर पर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत की है। लेकिन इन टीकों को एक निश्चित मानक तापमान पर रखे जाने की जरूरत होती है, जिसके चलते दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों को ले जाना एक मुश्किल काम है। इस समस्या का हल निकाला है DBT के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्टअप ने। कर्नाटक के मणिपाल स्थित ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इम्वोलियो नाम से एक बैटरी पावर्ड मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेशन डिवाइस विकसित की है, जिसकी मदद से दूर दराज के क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित तरीके से कोरोना टीके को पहुंचाया जा सकता है। भारत सरकार के सहयोग से हमने इम्वोलियो नाम से पेटेंट तकनीक विकसित की है। ये अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेशन प्रणाली है। इसमें हमने कूलिंग चैम्बर की तरह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर बनी रहने वाली एक समान कूलिंग सुनिश्चित की है। दूसरा, इसका एल्गोरिदम स्वचालित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही फ्रीज संवेदनशील हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे इनका तापमान नहीं होना चाहिए, जबकि मौजूदा परिवहन तंत्र में इस्तेमाल हो रहे आइस बॉक्स में तापमान गिर जाता है। हमारा उत्पाद टीके पहुंचाने की जगह तक सुरक्षा का आश्वासन देता है। 2 लीटर क्षमता वाले इस उपकरण इम्वोलियो में टीके की 30 से 50 तक शीशियों को रखा जा सकता है। इस अत्याधुनिक उपकरण में अन्य संकेतकों के साथ साथ निरंतर तापमान निगरानी, लोकेशन ट्रैकिंग, लाइव ट्रैकिंग द्वारा मुख्यालय से संपर्क और महत्वपूर्ण डेटा एंट्री की सुविधा है। यह उपकरण 12 घंटे तक हर स्थिति में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बनाए रखता है, जो कि टीकों के लिए मानक तापमान है। इस तरह मुख्यालय से दूर दराज के क्षेत्रों तक जरूरत के मुताबिक टीकों का कुशल परिवहन किया जा सकता है। उपकरण कहाँ जा रहा है, टीके का तापमान क्या है, क्या वे सुरक्षित हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं। हमारा उत्पाद इस तरह के महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करने में सक्षम है। हम चिकित्सा उपकरणों के ISO 13485 प्रमाणित निर्माता हैं और वर्तमान में हम अपने विनिर्माण को बढ़ा रहे हैं। हम भारत के 5 राज्यों में दुर्गम और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में टीकों का परिवहन कर रहे हैं। ब्लैक फ्रॉग ISO 13485 प्रमाणित चिकित्सा उपकरण निर्माता है, जिसने इम्वोलियो की तकनीक पेटेंट करा ली है। इस कम रखरखाव वाले उपकरण का कोरोना के अलावा अन्य टीकों और रक्त, सीरम,
वायरल कल्चर जैसे सभी जैविक पदार्थों के वितरण और परिवहन में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्टअप द्वारा अब तक विभिन्न राज्यों को 200 से ज्यादा उपकरण बेचे जा चुके हैं और तेजी से इनका निर्माण किया जा रहा है। ये नवाचार इस क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। किसानों की आय को दुगनी करने की मुहिम में देश के वैज्ञानिक संस्थान भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में अब IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग का पता लगाने के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये मॉडल पत्तों की तस्वीरों से ब्लाइट यानी झुलसा रोग की सही समय पर पहचान कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। आलू भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। देखा जाए तो तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आलू लगभग पूरे देश में उगाया जाता है। फिर भी विश्व औसत उपज की तुलना में हमारे यहाँ पैदावार काफी कम होती है। इसकी एक वजह है आलू में लगने वाला ब्लाइट यानी झुलसा रोग। आलू की फसल की ये आम बीमारी पत्ते के सिरे और किनारों पर हल्के हरे रंग के धब्बे के रूप में शुरू होती है, जो फैलकर बड़े भूरे या बैंगनी काले धब्बों का रूप ले लेती है और पौधे सड़ने लगते हैं। अगर सही समय पर इसकी रोकथाम न की जाए तो एक सप्ताह के अंदर ये पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। IIT मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक कंप्यूटेशनल डिजीज डिटेक्शन मॉडल विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये मॉडल पत्तों के चित्रों द्वारा उनमें बढ़ रहे रोग की पहचान कर सकता है। We have developed a model based on the masked region-based convolutional neural network that identifies the presence of blight automatically. हमने मास्क क्षेत्र आधारित कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आधार पर मॉडल विकसित किया है, जो आलू के पत्तों पर स्वचालित रूप से झुलसा रोग की उपस्थिति की पहचान करता है। इस मॉडल को विकसित करने के लिए हमने पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे देश के विभिन्न राज्यों से आंकड़े जमा किए और उसका इस्तेमाल कर यह मॉडल विकसित किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दाईं ओर का मॉडल कोड है जो झुलसा रोग के लिए है। यह बताता है कि आलू के पत्तों पर चमक किन कारणों से होती है। बाईं ओर की छवि में आप देख सकते हैं कि पत्तियों के कुछ क्षेत्रों में ब्लाइट पैच है। दाईं ओर पत्ती का वही क्षेत्र स्वचालित रूप से एल्गोरिदम द्वारा हाईलाइट हो जाता है। इस अनुसंधान को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तीय सहायता दी है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये मास्क क्षेत्र आधारित कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल पौधे और मिट्टी की जटिल पृष्ठभूमि होने के बावजूद पत्तों के रोगग्रस्त हिस्सों को सटीकता से दर्शा सकता है। परीक्षण में इसने 98% तक सही नतीजे दिए हैं। किसानों तक पहुंच बनाने के लिए इस मॉडल का स्मार्टफोन वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, जिसे फार्मर जोन ऐप के अंतर्गत दूर दराज के किसान भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐप पर फसल की फोटो डालते ही ये वास्तविक समय में रोगग्रस्त पौधे की पहचान कर लेगा। हर जगह स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने से अब हमें एक फायदा ये है कि अब किसानों के लिए तुरंत पौधे की छवि लेना आसान हो गया है, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि रोग हैं या नहीं। साथ ही किस प्रकार की बीमारी है ये भी पता चल सकता है। यह अनुप्रयोग है जहां उन्नत मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम काम करता है। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में इस शोध के नतीजे प्लांट फिनोमिक्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। ये खोज भारत के उन क्षेत्रों के किसानों को फायदा पहुंचाएगी जहां खेतों तक कृषि वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों का पहुंचना हर समय संभव नहीं हो पाता। ब्लाइट डिटेक्शन कंप्यूटेशनल मॉडल के द्वारा किसान समय पर रोग की पहचान कर उसकी रोकथाम कर सकेंगे, जिससे किसानों का नुकसान कम होगा। साथ ही आलू जैसी महत्वपूर्ण फसल की उपज को बेहतर बनाया जा सकेगा। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं।
हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मर्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। हैदराबाद स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान ARCI अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अपने सफर के दौरान इस संस्थान ने पाउडर, मेटलर्जी और उन्नत सामग्री में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उद्योगों के लिए विकसित समाधानों में संस्थान की कोटिंग्स प्रौद्योगिकियां भी अहम हैं, जिनमें से एक है डेटोनेशन स्प्रे कोटिंग तकनीक। आज ये तकनीक विभिन्न औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र के अनुप्रयोगों को मजबूती प्रदान कर रही है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विभिन्न उद्योग और उत्पाद विनिर्माण में आज मजबूत, ज्यादा टिकाऊ धातुओं और सामग्री की जरूरत पड़ती है। खासकर भारी दबाव, उच्च ताप या जटिल परिस्थितियों में बेहतर कार्य क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए दक्ष सामग्री चाहिए होती है। हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स इस दिशा में लगातार उन्नत समाधान उपलब्ध कराता आ रहा है। डीएसटी के इस स्वायत्त संस्थान ने पाउडर और सामग्री विकास के साथ विभिन्न कोटिंग तकनीक का भी विकास किया है, जो अलग अलग अनुप्रयोगों में उपयोगी साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में संस्थान ने डिटोनेशन स्प्रे कोटिंग तकनीक भी विकसित की। ये तकनीक स्टील, कपड़ा, कागज, ऊर्जा उद्योगों सहित सामरिक अनुप्रयोगों में कारगर साबित हो रही है। ज्यादातर इंजीनियरिंग घटकों की सामग्री में उपयोग के दौरान जंग और ऑक्सीकरण जैसे पर्यावरणीय कारणों से क्षरण होता है। इसलिए इन घटकों का प्रदर्शन बढ़ाने और पुराने हो चुके घटकों के नवीनीकरण के लिए सतह कोटिंग्स का प्रयोग किया जाता है। डिटोनेशन स्प्रे कोटिंग थर्मल स्प्रेइंग कोटिंग का ही एक प्रकार है, जिसके द्वारा उच्च तापमान और दबाव वाले नियंत्रित गैसीय उत्पादों से मिश्रित धातु पाउडर, सिरेमिक जैसी सामग्री को गर्म कर उच्च वेग में कोटिंग की जाती है। यह तकनीक जटिल आकार वाले बड़े क्षेत्रों पर एक समान मोटी कोटिंग प्रदान करती है। डिटोनेशन स्प्रेड कोटिंग में कम सरंध्रता स्तर, अच्छी बंधन शक्ति और कठोरता घटकों के प्रदर्शन में कई गुना सुधार करती है। बेहतर सतह फिनिशिंग और उच्च सहनशीलता पर्यावरणीय तनाव के तहत परत उतरने और दरार पड़ने की समस्या पर काबू पाने में मदद करती है। ARCI ने समय के साथ साथ इस तकनीक में कई उन्नत बदलाव किए हैं। अब ये कोटिंग तकनीक कम रखरखाव के साथ बेहतर नतीजे देने वाली बन गई है। बिना तापमान गिरावट के अब इसमें 50 से 2000 माइक्रोन मोटाई तक की कोटिंग्स की जा सकती हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल स्टील उद्योग में ब्रिडल रोल जैसे अनुप्रयोगों, कपड़ा और कागज उद्योग में वायर पासिंग पुली, प्लंजर, स्टीप्ड कोन पुली, गैस कंप्रेसर अनुप्रयोगों जैसे स्पिंडल वाल्व, कंप्रेसर डिस्क, शाफ्ट, एरोस्पेस अनुप्रयोगों जैसे HP, LP टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर डिस्क, LCA नोजल, थ्रस्ट बेयरिंग स्लीव्स, प्रोपेलर शाफ्ट सील में किया जा रहा है। इनके अलावा ये प्रौद्योगिकी जल विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोगों जैसे हाइड्रो टरबाइन ब्लेड्स में सुरक्षात्मक कोटिंग के लिए कारगर साबित हो रही है। 2.5 दशक से ज्यादा की अपनी यात्रा के दौरान ARCI ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और देश सहित दुनिया को हर क्षेत्र में उन्नत सामग्री समाधान उपलब्ध कराए हैं। ARCI के ये समाधान रक्षा क्षेत्र और उद्योगों की गति बढ़ाने के साथ देश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बना रहे हैं।
देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में अब डीआरडीओ ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर एक रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 8 जुलाई को एक वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकियों के ज्ञान के आधार को विस्तार करके सीधे रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। एक रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास कर भारत को सशक्त बनाने का काम करता है। यह संगठन लगातार महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब डीआरडीओ ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 8 जुलाई को AICTE द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इस अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। अब यह कार्यक्रम AICTE से जुड़े संस्थानों, विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह नवीन क्षेत्र इच्छुक इंजीनियरों को रक्षा प्रौद्योगिकी में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमने डीआरडीओ की सहायता लेते हुए पहले करिकुलम रिवीजन किया। एमटेक के 6 प्रोग्राम्स, जो एक तो हमारे 3 दल जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली जो इक्विपमेंट है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हमको तैयार करनी है या हमारे देश में बनानी है, तो जो जॉब करने के लिए जाएंगे उसको उसमें एक तो रुचि होनी चाहिए और उसमें शिक्षा होनी चाहिए। ये दोनों के लिए हमने ये जो डीआरडीओ के साथ MOU करके उस दिन जो लॉन्च किया, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को हमने न्योता दिया कि कॉलेजेस को आप इसको अपना सकते हैं, आप इसको अप्रूवल लेके आप चला सकते हैं, और आपको शुरुआत के काल में पढ़ाने के लिए आपके पास फैकल्टी भी न हो तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट खुद आके वहाँ पढ़ाने के लिए तैयार है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत फिलहाल 6 विशेष धाराओं को रखा गया है, जिसमें कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, नेवल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एवं सेंसर्स, डायरेक्टेड एनर्जी और हाई एनर्जी मटेरियल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा प्रौद्योगिकियों में एमटेक कार्यक्रम छात्रों को रक्षा उद्योग में काम करने के लिए सक्षम बनाने के साथ उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के अनुरूप भी तैयार करेगा। देश भर में फैली डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं रक्षा क्षेत्र के लिए वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू विमान, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग एवं सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंसेस, सूचना एवं संचार प्रणाली जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं का ये नेटवर्क एमटेक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को वास्तविक अनुसंधान से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इस एमटेक कार्यक्रम को रक्षा क्षेत्र में परा स्नातक तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक कर चुके छात्र रक्षा प्रौद्योगिकी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम देश के विभिन्न वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्वरूपों में उपलब्ध कराया जाएगा। आज एमटेक प्रोग्राम में हमें जो जिस तरह के चैलेंज आते हैं, इंडस्ट्रीज ये कहती है कि आपने 2 साल एमटेक तो जो है कराया, लेकिन अभी भी जिस तरह की नई टेक्नोलॉजीज हमें डेवलप करनी होती है, या जो एमटेक का बच्चा हमारा टीचर बनता है उसके अंदर उस लेवल की अभी भी कैपेबिलिटीज नहीं होती है जो बच्चों के साथ भी न्याय कर सके या इंडस्ट्री में जाके इमीडिएटली काम करना शुरू कर दे। तो ये सबसे इस तरह की बड़ी शुरुआत है कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं डीआरडीओ की, उनके जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, रिसर्च के काम चल रहे हैं, उसमें पहले दिन से उनकी सहभागिता हो जाएगी और क्वालिटी स्टूडेंट्स हम जो है उनको देंगे। और ये तो सिर्फ 6 एरियाज ही हैं और 52 लेबोरेटरी जो देश में डीआरडीओ के, उनका करीब स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसको एक्सपांड करें और हर एरिया के लिए बच्चे हम जो है उनको देंगे।
छात्रों का चयन करने के बाद उन्हें रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और समय की जरूरत के अनुसार अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों से अवगत कराया जाएगा। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अभी अलग अलग विशेषज्ञता वाले लोगों को लाकर उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिन्हें DRDO में प्रशिक्षित किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षित और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी रही है। नया एमटेक कार्यक्रम इस कमी को दूर कर कुशल और अनुभवी कार्यबल तैयार करेगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की सोच को और बल देगा। ज्ञान विज्ञान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द वापस लौटते हैं। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब एक नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जुलाई को सभी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के वैज्ञानिकों से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि आयात पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने अनुसंधान और विकास गतिविधियों तथा उद्योगों एवं कॉरपोरेट घरानों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सभी विज्ञान मंत्रालयों के बीच जमीनी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, परमाणु ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विभागों के सचिवों और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने भी आभासी रूप से इस बैठक में हिस्सा लिया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अति तरल यानी सुपर फ्लूइड हीलियम में पहली बार फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स FeB की 2 प्रजातियों के अस्तित्व को प्रायोगिक रूप से दिखाया है। हीलियम के अति तरल रूप में जब इलेक्ट्रॉन को प्रेषित किया जाता है तो यह सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल SeB बनाता है। यह एक गुहा होती है जो हीलियम परमाणुओं से मुक्त होती है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं FeB तरल हीलियम में नैनोमीटर के आकार की गुहाएं होती हैं, जिनमें सिर्फ कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। FeB किसी सामग्री में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिति और उनके बीच परस्पर क्रिया कैसे उनकी विशेषताओं को प्रभावित करती है, इसका अध्ययन करने के लिए एक उपयोगी मॉडल के तौर पर काम कर सकते हैं। ये खोज अगली पीढ़ी की क्वांटम सामग्री के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। निजी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में पहल करते हुए इतिहास रच दिया। अपने स्पेस कार्यक्रम के तहत कंपनी के मालिक सर रिचर्ड ब्रैंसन और 5 लोग स्पेस में जाकर सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौट आए। इस दल में भारत में जन्मी श्रीषा बांदला भी शामिल थीं, जो वर्जिन गैलेक्टिक में एक अधिकारी हैं। 11 जुलाई को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:40 पर वर्जिन गैलेक्टिक के रॉकेट यूनिटी 22 ने स्पेस पोर्ट न्यू मैक्सिको से उड़ान भरी, जिसे फ्लाइट इंजीनियर डेव मैकैव और माइकल मसूकी नियंत्रित कर रहे थे। अंतरिक्ष यात्रियों के तौर पर रिचर्ड ब्रैंसन, बेथ मोजेस, कोलिन बेनेट और श्रीषा बांदला
दल का हिस्सा थे। पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर जाकर यूनिटी के ले जा रहे VMS इव प्लेन उससे अलग हो गए और रॉकेट ने काम करना शुरू कर दिया। ये रॉकेट 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जहां यात्रियों ने लगभग 4 मिनट तक अंतरिक्ष की भारहीनता का अनुभव किया। अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा रोमांचित करने वाला था। इसके बाद यूनिटी ने वापस पृथ्वी का रुख किया। लगभग 2 घंटे की इस उड़ान के बाद यूनिटी सकुशल लैंड कर गया। ये टेस्ट फ्लाइट थी, जो निजी स्पेस कंपनियों द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत है। ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रैंसन ने इस प्रयास में अन्य कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लिए भी ये हर्ष का मौका था। शिरीषा बांदला भारत में जन्मी दूसरी और भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में गईं। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।